नमस्कार, TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल 2022 की आखिरी मन की बात की। इस दौरान पीएम ने पूरे साल भारत में जो सफलताएं प्राप्त की उनके बारे में लोगों से अपने विचार साझा किए और इस दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। आगे उन्होंने कहा कि हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि कल वीर बाल दिवस है और वो इस अवसर पर दिल्ली में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से वाजपेयी जी का खास लगाव था और यहाँ के लोगों से विशेष लगाव है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें देश के विकास में एक बड़ा योगदान अटल जी का रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए एक भावुक क्षण भी है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए चाहे वो विपक्ष के नेता रहे, हिमाचल के साथ उनका एक बहुत ही रिश्ता था, भावुक रिश्ता था और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में आकर के मनाली में ठहरते थे, प्रेमी के गांव, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे और हिमाचल के लोगों के साथ इस प्रकार के एक रिश्ता उन्होंने कायम किया जिसे हिमाचल के लोग कभी। शनिवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंची। लाल किले से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। दुनिया में सच्चा मुकाबला चीन और भारत के बीच है और ये आर्थिक मुकाबला है। बता दें कि ये यात्रा अभी तक 2800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और कुछ दिन के विश्राम के बाद यात्रा अब 3 जनवरी से फिर से आगे शुरू होगी और श्रीनगर तक अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा किए गए कामों और राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि पहले कैबिनेट की बैठक में ये लागू हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी को कम करने को लेकर हमलावर हो तो देश का भला होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में लागू होगी, उस बारे में हमने आज भी बैठक बुलाई है। मैं अभी क्वारंटाइन 7 दिन के बाद तो मैं अब जा रहा हूँ। हम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिसने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, ओल्ड पेंशन स्कीम देने जा रहे हैं। सर, चाइना को लेके बहुत हमलावर है बीजेपी, बोल रही है कि आपके ज़माने में हमने खो दी ज़मीन को, आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो तो अच्छी बात है। चाइना के बारे में आपका डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो वहाँ जा तो कोई सकता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम चाहेंगे कि आप जो प्रदेश हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके प्रति हमलावर होंगे तो देश का भला होगा। आपने फैसले निरस्त कर दिए पुरानी सरकार के, वो खासे नाराज हैं। 6 महीने में 600 कार्यालय खोल दिए गए, 600 कार्यालय, और उनके लिए बजट नहीं है। 3,000 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया, ना कर्मचारी है। तो मात्र 6 महीने में आप 600 कर्मचारियों के लिए 600 कार्यालय खोल देंगे तो दूसरे जो कार्यालय वो भी तो उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा। तो हमने कहा कि जहां जरूरत है उसको खोल लेंगे। उन्होंने राजनीतिक तरीके से खोले थे कि सोचा था चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कार्यालय खोले थे, और चुनाव जीतने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कार्यालय खोलना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हार।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਕਲੱਬ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਸੀ 1226 ਹਾਂਜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਚੌਂਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਗਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ? ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਰ। ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰ? ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ। 8 ਵਜੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 12 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ? ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਦ ਆ ਜੀ। ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੰਡ ਆ, ਧੁੰਦ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ? ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਡਿੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। थाना रेंज की टीम ने एक ऑपरेशन करके 318 नंबर FIR रजिस्टर किया है और इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक हीरा सिंह और एक अनमोल सिंह। इन दोनों से 8 किलो हेरोइन रिकवर की गई है, जो कि ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से यहाँ पे पहुँची थी। और अब इनको पेश अदालत करके इनका रिमांड लेंगे और रिमांड लेने के बाद फर्दर तफ्तीश करेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। सर कैसे गिरफ्तार किया गया सर? इंफॉर्मेशन के ऊपर FIR रजिस्टर की थी और इंफॉर्मेशन के ऊपर इनको अरेस्ट किया गया था। कहाँ सर ये कपड़े पकड़े गए? ये अमृतसर एरिया में पकड़े गए थे। तो कब से सर ये कारोबार कर रहे थे? ये एक व्यक्ति तो 10 साल से हेरोइन बेच रहा है। इसके ऊपर पहले भी FIR रजिस्टर्ड है 2 किलो हेरोइन की तरनतारन पुलिस स्टेशन में, और दूसरा कोई 4 साल से काम कर रहा है। तो फिर सप्लाई सर ये कहाँ करते थे? जैसे इनके लोकल अमृतसर में सप्लाई थी, लुधियाना एरिया में सप्लाई थी और दिल्ली तक इनको सप्लाई करते थे। तो इनका बैकग्राउंड भी है कोई आपराधिक? ये बताया जी कि हीरा सिंह जो है इसके ऊपर पहले भी 2 किलो हेरोइन का FIR रजिस्टर्ड है। तो अभी क्या लगता है आगे तफ्तीश में क्या खुलासा होने को? बिल्कुल तफ्तीश इनकी करेंगे जी। तफ्तीश में इनके देखेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कौन से हैं और सप्लाई रूट क्या है, और इनके जो साथी होंगे उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵੇਖੇ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की PSA निरस्त करने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि पहले ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में PSA कौन लाया था। कश्मीरी पंडित जिनके बारे में वो अभी बात कर रहे हैं, तब सरकार किसकी थी जब उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। जम्मू कश्मीर में चुनावों पर बोलते हुए चुग ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और लोग भी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर का विश्वास पहले से कई गुना बढ़ा है। जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी करके गए थे, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। लोगों के मन में विकास की बात, विश्वास की बात अब आई है। जम्मू कश्मीर में शांति आई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये टेररिज्म का कैपिटल माना जा रहा था, उस भ्रम को तोड़कर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। जहाँ पत्थर थे, अब उन पत्थर से रोड बन रही है। जो लोग इनको फुसलाकर देश के खिलाफ कर रहे थे, आज ये लोग यहाँ विकास की ओर बढ़े हैं। नौकरियां मिल रही हैं और रोजगार आ रहे। एक भी होटल में कमरा नहीं है। आने वाले समय में यहाँ और इंडस्ट्री लगेगी, होटल्स खुलेंगे, टूरिस्ट बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर आज वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल की तरह खड़ा हुआ है। लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत का चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, चाहे डीडीसी चुनाव था, लाखों लोग वोट करने के लिए आए हैं। और ये वोट देने का क्रम, इतने लाखों की तादाद में वोट देना, ये मोदी जी की जो विश्वास है उनका लोकतंत्र के प्रति, उस पर लोगों ने मोहर लगाई। सर, असेंबली चुनाव को, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कब एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे चुनाव घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मेरे को लगता है जिस तरह प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की है और जिस तरह तेजी से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अगले 3-4 महीनों में चुनाव आना चाहिए। तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने राज्य की हर खबर पर नजर रखने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। नमस्कार।